चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, यूक्रेन से भारत पहुंचे हैं 219 और भारतीय। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने पोलैंड से कराई रवानगी। सुबह दिल्ली पहुंची भारतीयों को लेकर फ्लाइट। और फ्लाइट मेंबर्स में एक बच्चा भी शामिल। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी के लिए जारी है ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन गंगा के तहत ही सभी की वतन वापसी हो रही है। 4 केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई है। अलग अलग देशों में उनकी मौजूदगी है। जो बॉर्डर वाले देश है यूक्रेन के, वहां पर मौजूदगी, वो वहां से रवानगी लगातार करवा रहे हैं। और ये वतन वापसी करवाई है जनरल वीके सिंह ने। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जितने भी वहां पर भारतीय हैं, सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की ये है कि सकुशल सभी को भारत लाया जाए। और उसी फहरिस्त में 219 और भारतीय पहुंचे हैं हिंदुस्तान। वहीं यूक्रेन से उत्तराखंड के छात्र छात्राओं की वापसी का सिलसिला जारी है। अब तक उत्तराखंड के 60 से ज्यादा स्टूडेंट की वापसी हो चुकी है। यूक्रेन से वापस लौटे उत्तराखंड के छात्रों का मंत्री गणेश जोशी ने दिल्ली में स्वागत किया। साथ ही गणेश जोशी ने यह भी कहा कि इन छात्रों के भविष्य को लेकर भी सरकार लगातार मंथन कर रही है। और देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब इनकी वापसी कराई गई। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने किया हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम सारे वो छात्र हैं जो उत्तराखंड के हैं, यूक्रेन से लौट के आए हैं। उनका स्वागत यहाँ पे किया गया है। सर, आप बताइए किस तरीके से जो छात्र हैं जो लौट के आ रहे हैं उनको आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, और जो अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकालने का प्रयास है? देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ। जिस प्रकार से जितना वो पेन ले रहे हैं, लगातार मंत्रिमंडल समूह की बैठक हो रही है, लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात हो रही है, पुतिन से बात हो रही है, और पूरी कोशिश हो रही है कि जितने हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। वायुसेना को उसमें लगाया गया है, इंटेलिजेंस उसमें लगी हुई है। यही कारण है कि आज अपने बच्चों को हम सुरक्षित यहाँ पर ला पाए हैं। आज उत्तराखंड के 4 बच्चे जो यहाँ पहुँचे हैं, इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। साथ ही हमने इनके भविष्य की चिंता भी करनी है। सरकार जो है उसकी भी चिंता कर रही है, क्योंकि ये फाइनल ईयर के छात्र हैं। ये भी देखना कि इनका भविष्य खराब न हो। क्या आप लोग के क्या उत्तराखंड के और भी लड़के जो टच में हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, क्या उनको निकालने के लिए कुछ तरीके से प्रयास जारी है? जी, हमारे साथ जो भी लड़के फंसे हुए हैं उत्तराखंड के, उन सबको निकालने की तैयारी हो ही रही है। और मेरे जानने में तो जितने भी उत्तराखंड के थे सारे लगभग आ चुके हैं। लवीव आप जानते होंगे, वहाँ वो पहुँच चुके हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही थी यूक्रेन में बॉर्डर क्रॉस करने से, खास तौर से क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बॉर्डर क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं? जी, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे रश ज़्यादा है अभी पे, और काफ़ी बसें वगैरह भी, मोस्टली ज़्यादा लोग वहाँ के निकलने की सोच रहे हैं वहाँ से, बॉर्डर से। ये तमाम सारे जो छात्र हैं वो लौटे हैं दिल्ली यूक्रेन से, और लगातार इन लोगों का कहना है कि यूक्रेन से जैसे इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद से इनको लगातार फैसिलिटेट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, और दिल्ली में उत्तराखंड गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करके आगे उत्तराखंड ले जाने का काम कर रही है। बड़ी खबर है, यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का हमला हुआ है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में कई धमाके की खबर लगातार निकल करके सामने आ रही है। न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से में आग भी लगी है बताया जा रहा है। ज़ैपोरिज़िया में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। न्यूक्लियर प्लांट में आग बुझाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और ये देखिए, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट के एक हिस्से में आग लगने की खबर है। उत्तराखंड के कई बच्चों की घर वापसी हो चुकी है। देहरादून की नमिता धीमान की यूक्रेन से वापसी हो चुकी है। घर वापसी पर नमिता धीमान से बात की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, सुनाते हैं आपको। आगे आप आ गए हैं पूरा अपने घर पे, और आप बताइए हमें कि वहाँ के हालात कैसे बने हुए हैं, आपने क्या परिस्थितियाँ वहाँ देखी? सर, हमने 3 दिन हम 3 दिन बॉर्डर पे रहे, और वहाँ पे ना खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, वॉशरूम का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई सोया नहीं इतने दिन तक। और बाकी ठंड में बस बैठे रहे, लाइन में धक्का मुक्की चलती रही, हम लोग वो देखते रहे। बाकी हमारे सामने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी होते रहे, कुछ लोग की मौत भी हुई, कुछ बच्चों की धक्का मुक्की में। और उसके बाद भी एम्बेसी की तरफ से हमें 3 दिन तक कुछ ऐसा नहीं मिला कि आप लोग की हमें बोलते रहे आप नेक्स्ट गेट पे पहुंचेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि वहाँ हालात अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, आपने वहाँ सारी चीज़ें देखी हैं, बॉर्डर से आपकी जो डिस्टेंस था जहाँ आप रह रहे थे हॉस्टल में, वो कितनी दूर था, कैसे कैसे आप वहाँ पहुँचे, और हेल्प के लिए क्या कोई बंदा वहाँ मिला, किस लोगों ने ज़्यादा, कहाँ के लोगों ने ज़्यादा आपकी हेल्प की?
सर हमारे हॉस्टल से तो ज़्यादा दूर नहीं था, एक घंटे का सफ़र था लगभग बॉर्डर तक, बट हमें काफ़ी पैदल चलना था, कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चलना था, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हमें ऐसे किसी से हेल्प नहीं मिली, बस हमारे ग्रुप में जो लोग थे उन लोगों ने हेल्प करी, हमारे सीनियर्स जूनियर्स और जितने लड़के सब साथ में थे उन सब ने हेल्प करी, बाकी और किसी से नहीं। हम जिस दिन निकले उस दिन एयर सायरन 2 दिन से बज रहा था और उस दिन हमारा फायर अलार्म बजा जब हॉस्टल का, तो हमें ऐसा था कि कभी भी अटैक हो सकता है, तो इस वजह से सब बच्चे डर गए और सब निकले। काफ़ी दिक्कतों का वहाँ उन्हें सामना करना पड़ा है और अपने घर आकर वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन उन्हें एक ही चिंता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं रुकती है तो उनके पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और जहां एक तरफ लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाया जा रहा है और वापस लौटे भारतीयों के चेहरे पर खुशी झलक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों की घर वापसी का इंतजार है। बिल्कुल, टिहरी जिला प्रशासन के मुताबिक जिले के करीब 24 लोगों के अभी भी यूक्रेन में फंसे होने की जानकारी उनके पास है। फंसे हुए लोगों में अधिकतर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। उनसे संपर्क किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भी लगातार दी जा रही है। हमारे जिले के 24 लोग फंसे होने की सूचना हमें मिली। इनमें से 8 से जब संपर्क किया गया तो ये आज के डेट में यूक्रेन से बाहर है, चाहे ये पोलैंड में है या आसपास के किसी देश में है, मुल्क में है, और वहाँ से फिर इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ये तो सेफली यूक्रेन के बाहर आ गए हैं। उसके अलावा बाकी कई ऐसे नंबर्स हैं जिन पे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उनके गांव के जो दिए पते हैं उनमें हम संपर्क करके फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद अब आगे बढ़ते हैं, बात चुनाव की कर लेते हैं। आज से उत्तराखंड में शुरू होगी मतगणना की तैयारी। जी हां, देहरादून में कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 मार्च की काउंटिंग से पहले आज से शुरू होगी ट्रेनिंग की प्रक्रिया। प्रशिक्षित किया जाएगा सभी अधिकारियों को। ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से आगे बढ़ेगी और सभी कर्मचारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी दलों के कुछ एजेंट भी ट्रेनिंग के दौरान मौजूद होंगे। तो देखिए, काउंटिंग से पहले ये ट्रेनिंग देने जा रही है और सभी कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान सभी दलों के कुछ एजेंट भी मौजूद होंगे। और 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसके लिए जिला निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। काउंटिंग को लेकर आज से कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। साथ ही पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग के लिए हर विधानसभा के लिए अलग अलग 14 टेबलों की व्यवस्था की गई है। 10 मार्च को काउंटिंग का दिन है, उससे पहले किस तरीके से व्यवस्थाएं पूरी हो सके, इसी को लेकर कवायद शुरू हो रही है। फाइनल ये कर दिया है कि कौन किन किन की ड्यूटी लगेगी काउंटिंग में। और काउंटिंग में जैसे ईवीएम्स की भी काउंटिंग होगी और पोस्टल बैलेट्स की भी काउंटिंग होगी। और पोस्टल बैलेट में ईटीपीबीएस का प्राविधान है। जो आर्म फोर्सेस हैं, जहाँ से आर्म फोर्सेस के पोस्टल बैलेट्स आने हैं, वो वहाँ पे ईटीपीबीएस के माध्यम से स्कैन होगा और स्कैन होके फिर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं देहरादून से। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, क्योंकि 10 तारीख को काउंटिंग होने वाली है और उससे पहले कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो गई, चाहे ईवीएम को लेकर, पोस्टल बैलेट को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल जय, देखिए 10 तारीख को काउंटिंग के लिए जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और खासकर क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार था, तो वो घड़ी अब बहुत करीब आने वाली है। 4 तारीख आज हो गई है और 4 तारीख से अब देखा जाए तो मात्र 5 दिन अब बचे हैं काउंटिंग के लिए। तो सभी राजनीतिक दल अपनी तरह तैयारियों में जुटे हुए, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो निर्वाचन विभाग की होगी, निर्वाचन आयोग की होगी। तो निर्वाचन आयोग पहले से ही काउंटिंग की तैयारियों में लगा हुआ है और कई जगह जो कई जिले हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर कर्मचारियों की ट्रेनिंग करा दी गई है। उसके अलावा अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में तमाम कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जाएगी, क्योंकि मतगणना के दौरान किस तरह से कर्मचारियों को जो भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अन्य पार्टियों के एजेंट होंगे, कैसे उनसे डील करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है, मशीनों को किस तरह से काउंटिंग के लिए करना है, उस सब तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग की जानी है, उसमें किस तरह से पोस्टल बैलेट को संभाल कर रखना है, तमाम चीज़ें वो रहती हैं, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके
आरोप पहले से ही लगने शुरू हो गए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, पोस्टल बैलेट को लेकर तमाम तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग का पार्ट इसमें किया जाता है और आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में तमाम कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है जया, ये 10 तारीख तक इसी तरह चलता रहेगा। 9 तारीख तक ये ट्रेनिंग का पार्ट चलेगा, जिसमें अलग अलग कर्मचारियों को, जो भी कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है, उनको अलग अलग पार्ट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। कमी ना रहे पंकज, इसीलिए प्रशासनिक अमला मुस्तैद है और तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी। नेता दावा कर रही है कि उत्तराखंड में इस बार उनकी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मगर भाजपा नेता कह रहे हैं कि भाजपा की सत्ता वापसी हो रही है। इन्हीं दावों पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से बातचीत की है हमारे संवाददाता दानिश खान ने, आप भी सुनिए। उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनाव का रिजल्ट आना है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे हैं, बात करेंगे उनसे। सर, 10 मार्च को उत्तराखंड में पार्टियों के भविष्य का रिजल्ट आना है, क्या लगता है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं आपको? किसी चुनाव में जनता ने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से डबल इंजन की सरकार को बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसका पूरा लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए। इस नाते लोगों ने कमल के फूल पे विश्वास किया है और अधिकांश सीटों पे जो अभी तक का लोगों से बातचीत करने के पश्चात जो अंदाज़ा लग रहा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 36 चाहिए, लेकिन आप खुद ही बोल रहे हैं कि 45 के लगभग आ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं भाई साहब, आप विश्वास कीजिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्लोगन दिया है कि युवा नेतृत्व 60 पार, निश्चित ही ये सत्य होने जा रहा है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं और ख़ासतौर पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो भ्रम में हैं। आपने देखा उनके नेता का बयान कि कांग्रेस हार स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, तो उन्होंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। युवा नेतृत्व 60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये हमारे साथ थे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, जिनका कहना है कि 10 मार्च के बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने हरीश रावत पे भी कटाक्ष किया है। तो अब देखना यह होगा 10 मार्च को जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। वीडियो जर्नलिस्ट इफ्तिकार हुसैन के साथ दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। उत्तराखंड में होली की धूम नजर आने लगी है। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में बैठ की होली गायन की धूम चलने लगी है, मचने लगी है। शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठ की होली का गायन किया जा रहा है। देवभूमि में होली की खुमारी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की है, जहां पर इन दिनों कलाकारों की टोलियां बैठकी होली के गीतों का गायन कर रही है। अल्मोड़ा की बैठकी होली का इतिहास करीब 150 साल पुराना बताया जाता है। इसलिए जब भी कुमाऊं की बैठकी होली की बात होती है तो अल्मोड़ा का जिक्र जरूर होता है। बैठकी होली की खास बात यह है कि यह शास्त्रीय रागों पर गाई जाती है। महाशिवरात्रि तक बगैर रंगों के सिर्फ संगीत की होली होती है। बाद में इसमें रंगों की मस्ती भी घुलती जाती है। कलाकारों की ये टोली बैठकी होली की लुप्त होती परंपरा को आज भी संजो कर रखे हुए। एबीपी गंगा के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।